हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे रिवीजन कौन सा चैप्टर है हमारा? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इस लेक्चर में हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करेंगे, पूरा शॉर्ट में देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत पास में है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ दी गई है कि कोशिका की खोज किसने की। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पे सबसे पहले देखी थी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी या फिर उसको देखा था। कौन सी कोशिका थी? ये जीवाणु कोशिका थी। लेकिन ऐसे हम देखें कि खोज का श्रेय किसे जाता है, तो वो है रॉबर्ट हुक। यहाँ पे इस पे उसका नाम नहीं है, लेकिन याद रखना है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और कोशिका को सबसे पहले देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। फिर है कि यहाँ पे एक केंद्रक का भी पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देन है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन 1838 और स्वान ने 1839। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार स्वान के अकॉर्डिंग कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। उसके बाद में 1839 में ये ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे, यानी कौन थे? थियोडोर स्वान। ये जूलॉजिस्ट था, ये बोटनिस्ट था। ये ब्रिटिश का, ये जर्मनी का। तो इसने बताया कि जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है, पतली परत होती है। और स्वान ने बताया कि अपनी परिकल्पना के अनुसार कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। फिर कोशिका सिद्धांत का असफल रहने का कारण था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो रिडोल्फ विर्चो आया इसके लिए बाद में 1855 में। इसने बताया कि एक नियम दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि जो नई कोशिकाएं हैं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, क्योंकि कोशिका विभाजन होता है उनमें। फिर है कोशिका का समग्र अवलोकन। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, प्याज के छिलके और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं का अध्ययन किया और उससे पता लगाया कि कोशिका भित्ति उपस्थित है या नहीं इनके ऊपर, कोशिका झिल्ली कहाँ पे पाई जाती है, ये सब। फिर केंद्रक की संरचना देखी थी कोशिका में। उसके बाद में ये सब चीज़ें टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का दिखा था। यूकेरियोटिक का मतलब है जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता। फिर दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है जहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ये हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे कि जो क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, लिंक अभिक्रिया थी और इसके अलावा ईटीएस साइकिल है, ये सब कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है। कोशिका द्रव्य में अन्य अंग भी पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो बाकी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में। फिर है यहाँ के यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग है वो उपस्थित होते हैं, जैसे अंतर्प्रद्रव्य जालिका, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी यानी झिल्ली युक्त। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त कोशिकांग का अभाव होता है। जो दोनों में पाए जाने वाला है तो वो है राइबोसोम, जो दोनों में मिलेगा। फिर ये आरबीसी है, इसका आकार है 7 माइक्रोमीटर, गोल और द्विअवतली होती है ये। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संरचना है। यहाँ पे स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्र कैसे और लंबी लंबी कोशिकाएं, लंबा के तरफ है और स्तंभ के आकार की कोशिकाएं। ये यहाँ पे वाहिनीकृत, दीर्घीकृत, जाइलम का प्रकार है। ये यहाँ पे क्लोरोफिल है, मध्योतकी कोशिकाएं जिनमें पाया जाता है रीतलवक। फिर यहाँ पे तंत्रिका कोशिका की संरचना है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी संरचना है। फिर इनके अलावा यहाँ पे हम देखें थोड़ा यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो इनमें राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम के और किस में होगा? यहाँ पे हरितलवक, सूत्रकणिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी राइबोसोम पाया जाता है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। फिर है इसमें कि माइकोप्लाज्मा की साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर। याद रखनी है ये सब चीज़ें। जीवाणु की साइज होगी 3 से 5 माइक्रोमीटर। और सबसे पहले की पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और लाल रक्त का व्यास अभी हमने पहले देखा था 7 माइक्रोमीटर। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। आकार इनका इस प्रकार होता है और कोशिका का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो जाता है। कार्य के अनुसार कोशिका का साइज भी चेंज हो जाता है। ये रहा यहाँ पे इनका शॉर्ट। यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखनी है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन अपवाद हमें याद रखना है कि जो वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि उनमें कोशिका ही नहीं पाई जाती। फिर है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है यहाँ पे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया इनमें मिलते हैं।
ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के एग्जाम्पल है। तो सीधा सा हम माने तो इसके अंदर आता है मोनेरा जगत, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। ये क्या होती है, ये बहुत छोटी होती है यूकेरियोटिस से और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो तो 20 सेकंड में ही बहुत ज़्यादा विभाजित हो जाता है, बहुत अपनी प्रजाति बना रहता है। फिर यहाँ पे जीवाणु के चाल मूल आकार भी दिए गए हैं, जैसे दंडाकार होगा बेसिलस बोलेंगे, गोलाकार को कोकस, कोमाकार को विब्रियो और सर्पिल यानी स्पाइरल। दूसरे चैप्टर है यहाँ पे जो हमने पहले मैंने लेक्चर में पढ़ा है, जिसमें देखा गया कि इनका डायग्राम भी दिया हुआ है सबका। फिर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। केवल माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये इसका अपवाद है माइकोप्लाज्मा। ये सबका शेप एंड साइज यहाँ पे दिया हुआ है, साइज यहाँ पे दिया है पीपीएलओ, विषाणु, वायरस का, ये भी आपको याद रखनी है। फिर होता है कि जो जीवाणु होता है उसमें दो प्रकार के डीएनए होते हैं, एक जीनोमिक डीएनए होता है, दूसरा प्लाज्मिड होता है। ये जो नग्न होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है, यानी केंद्रक झिल्ली उस पर नहीं होती है, तो उसे बोला जाता है जीनोमिक डीएनए। इसके अलावा एकल गुणसूत्री और गोलाकार डीएनए होता है। ये सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर में पाए जाते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। ये सब का डायग्राम भी मैंने पहले से दिखा रखा है पहले के लेक्चर में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। प्लाज्मिड डीएनए ये प्रतिजैविक के प्रतिरोधी यानी एंटीबायोटिक्स होते हैं। प्रतिजैवी को एंटीबायोटिक बोला जाता है, इसके अगेंस्ट ये वर्क करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें जो है वो कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर है कि प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की ये विशेषता कि उसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है। कोशिका झिल्ली अंतर्वलन बनाती है जिसे कहा जाता है मिजोसोम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनर फोल्डिंग करती है यानी अंतर्वलन, अंदर ही वो इकट्ठी हो रही है और अंतर्वलन बना रही है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। तो इसमें हम देखेंगे कि कोशिका आवरण यानी जो जीवाणु है उसके ऊपर कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं। तो पहला होता है ग्लाइकोकेलिक्स, फिर आता है कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य झिल्ली, यानी 3 प्रकार के हैं। ये तीनों हैं, इनके कार्य परत का कार्य भिन्न भिन्न है, लेकिन तीनों मिलकर एक साथ ये सुरक्षा इकाई बनाते हैं। अब ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है, ये अगर उससे पहले देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी इसमें दिए हुए हैं। जो अभिरंजित हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव, और जो अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। ये इनका रियल कलर होता है उसी में रह जाते हैं, और ये अगर बैंगनी हो जाते हैं तो उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। इस प्रकार से बाहर वाली होती है ग्लाइकोकेलिक्स, फिर इसके बीच वाली होती है कोशिका भित्ति या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, फिर अंदर वाली होती है प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली बोला जाता है, ये आंतरिक झिल्ली होती है। ग्लाइकोकेलिक्स अगर हार्ड होगी तो उसे कैप्सूल बोला जाएगा, अगर ये सॉफ्ट होगी तो उसे स्लाइम लेयर या फिर अवपंक परत कहा जाता है। देन है कि कोशिका भित्ति व कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, यानी किस प्रकार का उसका आकार होगा ये कोशिका भित्ति ही निर्धारित करती है, और ये उसको जीवाणु को फटने से लिए बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, जिससे जीवाणु फटे ना और निपातित, यानी वो दोनों का मतलब यही है, डैमेज होने से उसको बचाती है। फिर होती है अंतर्वलन, जो थे उसको मेजोसोम बोला था, अभी पहले पढ़ा था। इसका फैलाव कैसे होता है, पुट्टिका, नलिका और पटलिका के रूप में होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है कि कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृतिकरण व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है, तथा श्वसन स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कौन करता है, मिजोसोम। देन है कि इसके अंदर कुछ चलायमान और अचलायमान कोशिकाएं पाई जाती है जीवाणु के अंदर, जिसे कशाभिका बोला जाता है, और ये 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको बोला जाता है तंतु, अंकुश व आधारी शरीर। तो ये यहाँ पे हो गया इसका आधारी शरीर, ये यहाँ पे तंतु हो गया, तंतु, अंकुश व आधारी शरीर। इस प्रकार से ये यहाँ पे हुक है, ये तंतु है, और ये इसका आधारिका यानी आधारी शरीर हो गया। ये फ्लैजिलन प्रोटीन से बना हुआ होता है तंतु, ये इसमें सबसे लंबी संरचना है। आधारी शरीर को बेसल बॉडी कहा जाता है, और ये हुक यानी अंकुश। फिर है कि इसमें झालर और रोम भी पाए जाते हैं, रोम और झालर पाए जाते हैं, जो कि गति में सहायता नहीं करते हैं, ये उसको चिपकाने में, किसी दूसरी जगह पे टिकने पे चिपकाने में, जनन के टाइम पे उसको मादा जीवाणु से चिपकने में मदद करते हैं। इस प्रकार से होते हैं, ये है झालर, और ये यहाँ पे है रेड वाले रोम, ये प्रोटीन से बने होते हैं, और झालर है वो चिपकने में मदद करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली से जुड़े रहते हैं। इनका साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर। इसका साइज याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ यहाँ पे लिख देती हूँ 10⁻⁹। 10⁻⁹ का मतलब होता है नैनोमीटर। ये दो इकाइयों से बना होता है 50s और 70s। तो ये 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो गया। और अगर ये होगी 80s होगा तो उसमें होगा 60s और 40s। एस यहाँ पे क्या होता है, स्वेटबर्न अवसादन गुणांक होता है, यह भी हम आगे देख लेंगे। फिर होता है कि इसमें बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम या फिर बहुसूत्र कहते हैं। इस प्रकार से ये श्रृंखला बना लेते हैं एमआरएनए से राइबोसोम जोड़ के। इसे पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहा जाता है और ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करते हैं। फिर अंतर्विष्ट पिंड आते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित रहते हैं। जो भी बचे हुए पदार्थ है, एक्स्ट्रा पदार्थ है कोशिका द्रव्य में, वो अंतर्विष्ट पिंड के रूप में हो जाते हैं। इसके यहाँ पे आएंगे फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। फिर आता है कि जो गैस रजदानी है वो नील, हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं के अंदर गैस रजदानी मिलती है। इस प्रकार से कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं। यहाँ पे कोशिका द्रव्य, इसके अंदर ये अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं। फिर ये है हमारी पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। दोनों का डायग्राम अच्छे से देख लेना जिससे आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। फिर यूकेरियोटिक कोशिका देखते हैं। फिर है कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं यानी ससीम केंद्री, जिनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। सत्य केंद्रक का मतलब उसमें जो केंद्रक है वो पूरा डेवलप होगा, जो कि प्रोकैरियोटिक थी उसमें सत्य केंद्रक नहीं मिलता है। और इसके अंदर मतलब झिल्लीदार अंग किसमें उपस्थित होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर। उनके एग्जाम्पल अभी हमने पहले देखे थे। फिर यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है, यानी केंद्रक के ऊपर भी आवरण होता है। फिर है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति लवक व एक बड़ी केंद्रीय रजदानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में नहीं मिलती। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति लवक और एक बड़ी केंद्रीय रजदानी मिलती है। और प्राणी कोशिका से एक चीज अलग देखें तो इसमें अंदर तारक मिलता है, जो कि पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब हम इतना पढ़ने के बाद में प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में डिफरेंस कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता और यूकेरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अंदर क्या है कि सीधा कोशिका द्रव्य ही होता है, इसके अंदर केंद्रक तो है नहीं। तो इसमें डीएनए वो सीधा वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए उपस्थित होता है। एकल वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए सीधा ऐसे कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होता है। इसके अंदर विकसित केंद्रक अब्सेंट होता है, केंद्रक झिल्ली भी अब्सेंट होती है और केंद्रिका भी अब्सेंट होती है। डीएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित, न्यूक्लियोइड यानी केंद्रक, हिस्टोन, प्रोटीन, ये सब अब्सेंट होता है। लेकिन इसमें इसका उल्टा है कि इसमें केंद्रक है वो पाया जाता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर केंद्रिका भी उपस्थित होती है। रेखित द्विरज्जुक डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन से ये जुड़ा रहता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। फिर है कि इसमें झिल्ली-युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में इसमें अब्सेंट होते हैं झिल्ली-युक्त कोशिकांग, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकेरियोटिक में झिल्ली-युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। इसके अंदर राइबोसोम है वो 70s प्रकार का होता है, लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर 70s और 80s दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70s वाला राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो 80s वाला है वो कोशिका द्रव्य और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। इसी में जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है। ये प्लाज्मिड डीएनए अभी हमने पढ़ा था प्रतिजैवी के प्रतिरोधी होते हैं। इसमें है कि अधिकांश जीवाणु में कोशिका के ऊपर आवरण पाया जाता है, जिसे कैप्सूल वगैरह हमने देखा था, वो इसमें नहीं पाया जाता। इसमें कोशिका कंकाल होते हैं, वो अब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक में कोशिका कंकाल प्रेजेंट होते हैं। इसमें फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रियाई पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिलिया और फ्लैजिला संरचना जटिल रूप से व्यवस्थित होती है और ये गमनांक का कार्य करती है। एग्जाम्पल में इसमें देखें तो मोनेरा जगत आ गया, जीवाणु में आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आएगा, और नील हरित शैवाल आ गए जिससे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा आ गया, पीपीएलओ, इसका फुल फॉर्म बाद में देखे थे, साइज इसका याद रखना आपको। फिर है प्रोटिस्टा जगत और कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। सबसे पहली बात की कोशिका झिल्ली ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में समान होती है, दोनों में पाई जाती है। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने इसकी खोज की थी और एक मॉडल बनाया था इनके लिए, तरल क्रिमल नमूना, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या फिर तरल क्रिमल नमूना भी कहा जाता है।
फिर इसमें तरल मोज़ेक संरचना भी बोला जाता है इसे। इसने अध्ययन किया था आरबीसी के अंदर। ये रहा यहाँ पे आरबीसी, इसमें अध्ययन किया था और इसने एक चीज़ ये भी बताई थी कि 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड मिलता है आरबीसी में। अब दूसरी कोशिका को देखेंगे तो उनमें भी ये अलग मिलेगा। फिर है कि झिल्ली में पाए जाने वाले जो प्रोटीन हैं उनको अलग करने की सुविधा में, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, अंगभूत और परिधीय। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे रहते हैं। जो सतह पर होगा वो इजीली बाहर आ जाएगा, जो झिल्ली के अंदर धंसे हैं उनको मतलब अलग करने में थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे ये भी कि 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, उसके बाद ही कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन किया गया था और मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया गया था। फिर है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड फोस्फोलिपिड होते हैं जो 2 सतहों में व्यवस्थित होते हैं, ये अभी हम इसमें देखेंगे जो तरल मोज़ेक प्रारूप है उसमें। फिर लिपिड इसमें झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं और जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर, जल बिरु सिरा पुच्छ है वो अंदर की ओर होता है। इसमें फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। फोस्फोलिपिड है वो झिल्ली में सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक मात्रा में, ये पूछा जा सकता है। फिर हमें ये भी पता है कि जो कोशिका झिल्ली है वो तरलीय प्रकृति की होती है और इसका एक फ़ायदा भी है यहाँ पे कि कोशिका वृद्धि में सहायता कर रही है, अंतर कोशिकीय संयोजन यानी जोड़ने में, श्रवण सिक्रेशन करने में, अंतर कोशिक और कोशिका विभाजन इत्यादि में ये महत्वपूर्ण होती है। तरल प्रकृति के कारण ही ये इसके कार्य संभव होते हैं। इसके अलावा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। ये यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो और भी पूरा याद करने के लिए। ये यहाँ पे शर्करा है और ये परिधीय प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन, और ये अंदर वाले अंगभूत प्रोटीन है। इनको पृथक करने के आधार पर इनका नाम दिया गया है। ये पूरी अंदर धसी है और ये बाहर सरफेस के ऊपर है। फिर ये फोस्फोलिपिड की 2 सतह होती है, यहाँ पे वसा की, यहाँ पे एक बाहर की तरफ ऐसे पुच्छ सिरा अंदर की ओर और जो ध्रुवीय सिरा है वो बाहर की तरफ। फिर इसमें हमने देखा था कि ये अणुओं का परिवहन करती है। तो परिवहन यहाँ पे होता है सक्रिय और निष्क्रिय 2 प्रकार का होता है, विसरण और परासरण के थ्रू होता है। कई बार इसमें वाहक प्रोटीन के द्वारा भी इसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये डायग्राम के थ्रू आप ये क्लियर कर सकते हो, निष्क्रिय परिवहन और ये सक्रिय परिवहन है। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, नीचे से ऊपर जाना है तो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन निष्क्रिय में है ऊपर से नीचे आना है तो आराम से आ जाएगा, नो एटीपी नीडेड। फिर यहाँ पे इसके अलावा ये भी है कि यहाँ पे अन्य पंप पाए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, ये सब। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दृढ़ निर्जीव आवरण होता है, उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कवक और पौधों में ये पाई जाती है। जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर यानी कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति है वो कोशिका को यांत्रिक संक्रमण हानियों से रक्षा नहीं करता है, इस मतलब ये तो करता है, इसके साथ ही ये कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए, अवांछनीय वृद्धि अणुओं के लिए अवरोध भी पैदा करता है। फिर है कि शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मेनान्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इंपॉर्टेंट है। फिर है कि पौधों के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। नई पादप जो कोशिका होती है उसके अंदर प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति प्रेजेंट होती है और इनके बीच के अंदर एक मध्य पटलिका होती है जिसे बोला जाता है कैल्शियम पेक्टेट की ये बनी होती है, मध्य पटलिका होती है। कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। मोस्टली यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट ही लिखा है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ये है डायग्राम। ये यहाँ पे हो गई मिडिल लेमिला यानी मध्य पट्टिका, इसको पादप सीमेंट भी बोला जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी है। बीच में इनमें जो कोशिका द्रव्य का ऐसा आदान प्रदान के लिए प्लाज्मोडेस्माटा होता है। फिर ये यहाँ पे द्वितीय कोशिका भित्ति है जो अंदर की तरफ येलो दिख रही है, बाहर वाली ये रेड वाली है, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है। ग्रीन वाली यहाँ पे पादप सीमेंट हो गई, मध्य पट्टिका जिसे बोलता जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा भी हमने देख लिया। फिर हम पढ़ेंगे अंतःझिल्लिका तंत्र। इसका मतलब है कि ऐसे अंग जिसका कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें 4 प्रकार के हैं, अंतर्ध्रुवी जालिका, गोल्जिकाय, लेनकाय व रसस्थानी। ये चारों हैं, इनका कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे अंतर्ध्रुवी जालिका। कोशिका द्रव्य में केंद्र के पास में ये बिखरी हुई संरचना होती है जिसे अंतर्ध्रुवी जालिका कहते हैं। अंतर्ध्रुवी जालिका की सतह के ऊपर राइबोसोम मिलते हैं तो उसे खुरदरी अंतर्ध्रुवी जालिका कहते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर चिकनी अंतर्ध्रुवी जालिका कहते हैं। जिसके ऊपर राइबोसोम होंगे वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगी और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो क्या करेगी, वसा का संश्लेषण करेगी। उसके साथ ही वो स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण भी करेगी।
ये डायग्राम है, यहाँ पे है ये कोष्ठ केंद्र के पास में, यहाँ पे राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम है प्रोटीन का संश्लेषण, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो इसको बोला जाता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ये है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी RER, और ये है SER। ये प्रोटीन संश्लेषण और स्टीरॉयड हार्मोन है, इनका भी संश्लेषण करती है। तो थ्योरी में भी यही है। अब हम देखेंगे गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी बॉडी। खोज इसकी की थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। याद रखना है, जितने भी इसमें सन दिए हुए सारे याद रखने हैं, NCERT वाले। ये होता है चपटी डिस्क के आकार की संरचना होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। साइज है इसका 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर। फिर है कि इसमें दो प्रकार की सतह होती है, एक होती है सिस और एक होती है ट्रांस। ऊपर वाली सिस है, दूसरी वाली ट्रांस है। यहाँ से जो भी यहाँ पे प्रोटीन वगैरह दे रहा है और वसा ये सब कुछ दे रहा है, ये इसको पैकिंग करने का काम करेगा, उसको पूरा ऐसे चेंज कर देगा, रूपांतरित कर देगा उसको, उसके पुट्टी का ये बना देगा। फिर ये कोशिका ये उसको आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो यही थ्योरी में है यहाँ पे कि इसका कार्य क्या है कि द्रव्य को समिष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुँचाना है या फिर कोशिका के बाहर स्रावित करना है। तो गोल्जिकाएं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड निर्माण में प्रमुख स्थल है। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन से बना देगा और ग्लाइकोलिपिड ये लिपिड या फिर वसा से बना देगा। फिर एक है कि ये गोल्जिकाई है लाइसोसोम का निर्माण भी करता है और शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण भी करता है, और पादप कोशिका में जो सेल प्लेट होती है कोशिका विभाजन के समय, कोशिका पट्टी का निर्माण भी गोल्जिकाई ही करता है। सीधा सा इसका कार्य देखें तो वसा और प्रोटीन की पैकेजिंग करना यानी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाना। फिर है यहाँ पे लाइसोसोम छोटा सा दिया रखा है, इसकी pH होती है एसिडिक। इस pH में उसके अंदर बहुत सारे अपघटनीय जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटेज और कार्बोहाइड्रेज, ये सब इसमें मिलते हैं, जो कि अम्लीय परिस्थितियों में ही सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। अगर लाइसोसोम कोशिका में फट जाएगा तो ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा, क्योंकि इतने अम्लीय pH के उसमें एंजाइम है तो पूरी कोशिका को ये नष्ट कर देगा। एक टाइप से ये इसमें एसिड है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये 4 टाइप के होते हैं। लास्ट वाला इसमें सुसाइडल बैग है, ये वेस्ट को करता है, ये सक्रिय होता है, ये निष्क्रिय होता है। फिर आती है राजधानी वैक्यूल, इसकी जो एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में ये 90% स्थान या फिर आयतन भी घेरती है। जो भी इसमें पानी रस उत्सर्जी पदार्थ वो उपयोगी नहीं होते हैं, वो सारे के सारे राजधानी में ही मिलते हैं। फिर इसमें सक्रिय प्रवहन होता है। डायग्राम इजी से देखें तो ये टोनोप्लास्ट एकल झिल्ली यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देने की ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है संकुचनशील राजधानी, दूसरी होती है खाद्य राजधानी। संकुचनशील राजधानी इसमें उत्सर्जन में सहायक होती है, परासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। खाद्य राजधानी में खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। इसमें खाद्य राजधानी में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। आद्य बैक्टीरिया, यहाँ पे आद्य जीव लिखा है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से डील करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। साइज एंड शेप इसका ये रहा। जीनस ग्रीन के द्वारा ही हम देख सकते हैं, वरना इसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जीनस ग्रीन यहाँ पे लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी NCERT में नहीं दिया है। फिर है कि कार्य की सक्रियता के अनुसार कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या उसकी कार्य की सक्रियता के ऊपर निर्भर करती है। जहाँ पे उसको कम नीड होगी कार्य करने की, वहाँ पे कम होगी, जहाँ पे उसको ज़्यादा नीड होगी वहाँ पे ये सूत्रकणिका की संख्या भी ज़्यादा होगी। आकृति और आकार हमने देख लिया। तस्तरी नुमा बेलनाकार इसकी संरचना होती है। माप इसका ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। फिर है कि इसके अंदर मैट्रिक्स होती है, और जो अंतर झिल्ली है उसके आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है। आंतरिक झिल्ली उसे क्रिस्टी कहा जाता है। ये क्या करती है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाती है। फिर है कि सूत्रकणिका है, उसका वायवीय श्वसन से संबंध होता है। उसमें कोशिकीय ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है, इसलिए इसको कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। इसमें एकल वृत्ताकार DNA अणु पाया जाता है। राइबोसोम 70S प्रकार के साथ में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक भी पाए जाते हैं। इसी कारण से इसमें DNA, RNA और राइबोसोम तीनों मिलते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस नहीं, अर्ध स्वायत्त शासी अंग यानी सेमी ऑटोनोमस बॉडी। कार्य इसका वायवीय श्वसन और ATP ऊर्जा निर्माण। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है, यानी फिजन के थ्रू इसका विभाजन होता है। फिर है इसके अंदर लवक। तो पादप कोशिकाओं में प्रोटोजोआ और यूग्लिना के अंदर ये पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। जो पर्णहरित है, हरित लवक में पर्णहरित वर्णक और कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और उससे ऊर्जा बनाते हैं। वर्णी लवक में क्या होगा, कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं, जैसे कैरोटीन और जेंथोफिल। इनके कारण जो फल है और जो फूल है वो पीले, नारंगी ये सब कलर के दिखाई पड़ते हैं।
अवर्णीय लवक है वो विभिन्न आकृति और आकार में रंगहीन लवक होते हैं। इनमें रंग नहीं होता वैसे तो, लेकिन ये खाद्य पदार्थ संचित करते हैं। मंड लवक स्टार्च लवक होगा, वो मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित करेगा, जैसे आलू में। तेल लवक में क्या होगा, वसा का करेगा, प्रोटीन में प्रोटीन का भंडारण करेगा। फिर है कि पर्णमध्युत कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। मेजोफिल की कोशिका में लंबाई इसकी 5 से 10 माइक्रोमीटर, चौड़ाई इसकी 2 से 4 माइक्रोमीटर। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में सिर्फ एक ही हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जो पर्णमध्युत कोशिका है उसमें हरित लवक की संख्या 20 से 40 प्रति कोशिका। एक कोशिका में 20 से 40 हरित लवक होंगे। देन है इसमें स्ट्रोमा, इसका इनर वाला भाग, थाइलेकोइड और ग्रेना, ये सब आप इसको अच्छे से देख लेना। फिर इसमें होता है कि छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का होता है और ये कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। फिर हम पढ़ेंगे राइबोसोम ही। राइबोसोम को कहा जाता है पेलेड कण। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खोज की थी जॉर्ज पेलेड ने 1953 में। और इसमें क्या होता है कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के ये बने होते हैं। साइज हमने पहले ही देख ली थी, कितनी थी, 15 से 20 नैनोमीटर। पहले मैंने बताया था कि नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹। फिर होता है कि ये झिल्ली रहित होते हैं। यूकैरियोटिक में 80S, प्रोकैरियोटिक में 70S। वैसे देखें तो यूकैरियोटिक में दोनों प्रकार के 80S 70S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पे S इनके स्वेडेबर्ग की इकाई अवसादन गुणांक है, ये आकार और घनत्व को दर्शाता है। 70S व 80S राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 70S में 50S और 30S, 80S में 60S और 40S। फिर हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन या फिर साइटोपंजर। ये प्रोटीन युक्त होते हैं, कोशिका द्रव्य में मिलते हैं, जिन्हें साइटोपंजर कहते हैं। जालिकावत होते हैं, तंतु से मिले होते हैं। कार्य इनका होता है यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। 3 प्रकार के होते हैं इसमें, माइक्रोट्यूबुल होते हैं, सूक्ष्म तंतुक होते हैं और मध्यवर्ती तंतु। 3 प्रकार के इसमें तंतु से मिलकर बने होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे पक्षमाभ और कशाभिका, जो कि गमनांग पढ़े थे। ये कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवर्ध यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ है। पक्षमाभ वो चप्पू की तरह कार्य करता है, जो कोशिका या उसके चारों ओर मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायता करती है। कशाभिका होता है अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायता प्रदान करते हैं। कशाभिका लंबे होते हैं। ये है यहाँ पे सीलिया, देन ये है फ्लैजिला। तो ये छोटे होते हैं, चप्पू की तरह काम करते हैं। फ्लैजिला गति में सहायता करते हैं और लंबे होते हैं। फिर है प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। कैसे? क्योंकि प्रोकैरियोटिक में कशाभिका वो फ्लैजिलन प्रोटीन से बना होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में ही ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। फिर इसमें अक्षसूत्र होता है, जिसको एक्सोनिमी बोला जाता है। अगर इसको कशाभिका को यहाँ से काट देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। इसे 9+2 प्रणाली कहा जाता है। इस प्रकार से इसमें सूक्ष्म नलिकाएं वगैरह व्यवस्थित होती है। तो इसमें 9 तो होगी परिधि की ओर और 2 यहाँ पे होगी सेंटर में। 9 होगी वो द्विक के जोड़े में होगी, बाकी सेंटर वाली ये एकल होगी और बीच में स्थित है। दोनों पक्षमाभ और कशाभिका आधारिका यानी बेसल बॉडी से बाहर की तरफ निकली रहती है। ये इसके कुछ मेजरमेंट है उसमें। ये यहाँ पे आधारिका यानी यहाँ से निकले, फिर हुक, देन ये तंतुक इसमें सबसे लंबी संरचना, पहले भी पढ़ा अभी हमने। फिर हम पढ़ते हैं तारका या फिर तारक केंद्र, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। तो ये 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है। इसमें एक होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं, अक्रिस्टलीय परिद्रव्य से ये घिरा रहता है। तारकाई में दोनों संरचनाएं एक दूसरे के लंबवत होती है। संरचना में ये बैलगाड़ी के पहिए जैसी दिखती है। संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। इनकी प्रणाली हम देखें तो 9+0 की होती है। 9 इसमें होता है परिधीय और बीच में 0 में मतलब एक भी नहीं है। परिधीय होंगे वो त्रिक के फॉर्म में होंगे, यानी 3, जहाँ पे अभी हमने देखा था 2-2 के जोड़े थे, वहाँ पे इसमें होंगे 3-3 के जोड़े। फिर है कि इसके द्वारा तारकाई का अग्रभाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। इसमें जो अग्रभाग है वो प्रोटीन का बना होता है, उसे धुरी कहते हैं। पक्षमाभ और कशाभिका के ये आधारिकाएं बनाता है और टर्कु तंतु जंतु कोशिका विभाजन के समय टर्कु उपकरण बनाता है, यानी स्पिंडल फाइबर। फिर हम पढ़ते हैं केंद्रक, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। इसे कहा जाता है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड पादप में केंद्रक की खोज की थी। फ्लेमिंग ने इसमें मिलने वाले जो पदार्थ थे उनको अभिरंजित किया और क्रोमेटिन इसको नाम दिया। जो ज़्यादा अभिरंजित हुआ उसे हेटेरोक्रोमिट, कम हुआ उसे यूक्रोमेटिन कहा गया। यह है इसकी संरचना। 2 झिल्लियाँ बाहर वाली पाई जाती है, बीच में स्पेस होता है, उसे बोला जाता है केंद्रक छिद्र, जहाँ से मतलब द्रव्य वगैरह कुछ पदार्थ बाहर से अंदर आ जा सकते हैं। यहाँ पे इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से जुड़ी रहती है। रफ के ऊपर यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है। ये बीच में केंद्रक द्रव्य हो गया, इसके अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है।
यानी न्यूक्लियोलस। फिर इसके सतह के ऊपर राइबोसोम भी मिलते हैं। ये इसकी झिल्ली है तो इसको बोला गया केंद्रक झिल्ली। यहाँ पे परिकेंद्रीय झिल्ली का जो नाम है उसका माप है यहाँ पे 10 से 50 नैनोमीटर, ये भी याद रखना है। बाकी इसमें हमने सब कुछ ऐसे पढ़ रखा है। अलग चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर हम देखें कि केंद्रक रहित कोशिकांग कौन है, तो हमारी आरबीसी देखते हैं। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। पादप में चालनी कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। और ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें दो दो केंद्रक पाए जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और बहुकेंद्रक ऐसी कौन सी है जिनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, तो कंकाल पेशियां होती है हमारी, और एस्केरिस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। तो केंद्रक के अंदर जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, क्रोमेटिन, ये सब गुणसूत्र, सब कुछ ये केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। और ये जो न्यूक्लियर पोर है, यहाँ पे केंद्रक छिद्र, उसके द्वारा आरएनए व प्रोटीन की दोनों दिशा में गति संभव हो पाती है। गोलाकार संरचनाएं केंद्रीय न्यूक्लियोलस हमने पढ़ ली। इसमें क्या होता है कि इसका कार्य होता है आरएनए का संश्लेषण करना, यानी फिर उससे राइबोसोम बनेगा, इसलिए इसको कहा जाता है केंद्रिका को राइबोसोम फैक्ट्री। फिर है कि इसके अंदर अगर हम देखें कि अगर कोई कोशिका है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का संश्लेषण कर रही है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर केंद्रिका भी बहुत ज़्यादा होंगे। केंद्रिका क्या करती है, राइबोसोम बनाएगी, और राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ज़्यादा केंद्रिका मतलब ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण। ये सब हमने केंद्रिका का देख लिया। फिर क्रोमेटिन भी देख लिया कि उसके अंदर बिखरी हुई संरचना होती है, उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। अगर वो सुव्यवस्थित हो जाएगी तो उसे गुणसूत्र कहेंगे। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए में कुछ सारे प्रोटीन मिलाता है, जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और इसके अतिरिक्त उसमें इतर हिस्टोन और आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर डीएनए होता है और 46 गुणसूत्र 23 जोड़ों में बिखरा हुआ रहता है। अब गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र की संरचना है। ये यहाँ पे हो गया काइनेटोकोर, दोनों साइड में बीच में होता है सेंट्रोमियर, ये होता है गुणसूत्र बिंदु। काइनेटोकोर है, जब कोशिका विभाजन होता है तो ये तर्कु तंतु से जुड़ता है। सेंट्रोमियर है इसका गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर ये जो गुणसूत्र है वो कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप का होता है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। इसके अंदर क्या है कि ये जो गुणसूत्र बिंदु शीर्ष पर उपस्थित है, इसके अंदर किनारे से कुछ समीप है, इधर किनारे से कुछ पहले है, लेकिन इसमें ये मध्य से कुछ किनारे पर, इसमें बिल्कुल मध्य में, यानी मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और ये यहाँ पे हो गया एक्रोसेंट्रिक, और ये हो गया टीलोसेंट्रिक। इसको फिबोसेंट्रिक भी कहा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन है वो इस प्रकार से, ये डीएनए, इसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन ये मिलता है। क्रोमेटिन है इसके ऊपर, ये क्रोमेटिन नहीं है, बाद में ये गुणसूत्र बन जाएगा। फिर ये डीएनए है, 2 मीटर लंबा होता है, इस प्रकार से सिमटा रहता है। तो यहाँ पे मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अग्र बिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक और फिबोसेंट्रिक, चारों प्रकार के गुणसूत्र बिंदु दिए हुए हैं। थ्योरी में भी यही लिखा है। फिर है कि इसके अंदर लास्ट टॉपिक है सूक्ष्मकाय या फिर माइक्रोबॉडी भी मिलती है। तो ये बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ होती है जो कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं इनमें। ये पौधों और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। तो 3 प्रकार की होती है। एक होती है ग्लाइओक्सिसोम, जो कि पादप में उपस्थित होती है। स्फीरोसोम है, इसको पादप लाइसोसोम कहा जाता है, ये भी पादप में उपस्थित है। लेकिन जो परऑक्सीसोम है, ये पादप और जंतु दोनों में उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से हमने 33 मिनट में पूरा सेल वाले चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आप पहले के लेक्चर ज़रूर अटेंड करिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।